हेलो वेलकम एवरीवन माधव एनसीईआरटी क्लासेस। तो गाइज आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं यहाँ पे हिंदी क्लास 10th के लिए जो है हिंदी से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। ये सारे क्वेश्चन आपके बुक से होगा यानी आपके किताब से होगा। कुछ क्वेश्चन जो व्याकरण का था वो आपको पार्ट 1 पार्ट 2 करके यानी 2 वीडियो आप लोग को दे चुके हैं, वो आपका लिंक डिस्क्रिप्शन वहाँ से वो वीडियो भी आप लोग देख सकते हैं। बट यहाँ पे आप लोग को क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग किताब से जो भी क्वेश्चन यानी बुक का है वो सारे आपको इस वीडियो में आज देखने वाले हैं। ये सारे क्वेश्चन आपको जो संडे को जैसे टेलीग्राम पे होता है क्यों, जो उसमें इसी से क्वेश्चन आपको रहने वाला है। अगर आप लोग नहीं देखें वो सारे वीडियो तो आप लोग जरूर देख लीजिए उसको, और कल टेस्ट के लिए आप लोग जरूर तैयारी अच्छा से कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पे पहले क्वेश्चन यहाँ पे बात कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? दोस्तों आप लोग को सभी को पता होगा कि संविधान के निर्माता जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं, और ये संविधान निर्माण में जो है महत्वपूर्ण भूमिका इन्हीं का था। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर या बाबा भीमराव अंबेडकर। चलिए यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन है, सभ्य समाज की आवश्यकता है। दोस्तों यहाँ पे सभ्य लिखा हुआ है, सभ्य मत पढ़िएगा, यहाँ पे सभ्य आधा हो यह है, ठीक है। यहाँ पे सौ भ यह संयुक्त है। यहाँ पे सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है? तो श्रम विभाजन, ठीक है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा, श्रम विभाजन जो है सभ्य समाज को की जो है आवश्यकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे 3 नंबर क्वेश्चन है आपका, सेकेंड चैप्टर विष की दांत से है। विष के दांत कहानी के रचयिता कौन है? दोस्तों वो आपको जरूर अच्छा से याद कर लेना है, और इस पर आपको एक ट्रिक बना के दे चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो वो मेरा सेकंड चैनल पर दिया हुआ है, उसको भी आप लोग को लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा कि विष के दांत कहानी के रचयिता कौन है। तो इसका जो है नलिनी विलोचन शर्मा जी है, अर्थात यहाँ पे शर्मा जी है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए सी हो जाएगा कि विष के दांत कहानी के रचनाकार हैं वो है नलिनी विलोचन शर्मा है। चलिए यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, खोखा का दूसरा नाम क्या था? दोस्तों खोखा का क्या दूसरा नाम क्या था जो कि विष के दांत कहानी के शीर्षक माने जाते हैं, यानी शीर्षक जो होते हैं जिनका बचर्चा बार बार होते हैं वही शीर्षक होते हैं। तो यहाँ पे खोखा का जो दूसरा नाम था वो कासू था। देखिए सारे क्वेश्चन जो है आपका इंपोर्टेंट ही है, VVI क्वेश्चन है। आप लोग जरूर इस वीडियो को देखकर 1 से 2 बार देखकर अभी से ही तैयारी कर लीजिए, क्योंकि बाद में ये भी नहीं हो पाता है और ये सोचते ही रह जाते हैं, इसलिए अभी से तैयारी करिए। चैप्टर वाइज सभी विषय का ऑब्जेक्टिव आपको सब्जेक्टिव भी मिलते रहता है। तो आप लोग अगर चैनल पर पहली बार हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और पुराने हैं तो लाइक करना ना भूलिएगा। मदन किसका पुत्र था? दोस्तों देखिए मदन जो था एक गरीब लड़का था, ये जो था गिरधर का लड़का था, ठीक है। गिरधर का जो था बेटा था, अर्थात ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। और कासू जो था सेन साहब का लड़का था, ठीक है, या जिसको खोखा बोलते हैं वो सेन साहब का लड़का था। चलिए यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन है, विष के दांत कैसी कहानी है? दोस्तों विष की दांत जो है कैसी कहानी है? तो एक मध्यम वर्ग के जो है उसके मनोवृत्ति को जो है जांचा गया, अर्थात ये मनोवैज्ञानिक है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन है, विष के दांत समाज के किस वर्ग की मानसिकता उजागर करती है? देखिए यहाँ पर विष की दांत जो है नलिनी विलोचन शर्मा जी के द्वारा लिखा गया है, इसमें जो है समाज के किस वर्ग की मानसिकता का उजागर करते हैं? तो ये जो है मध्यम वर्ग के लोगों के जो है मानसिकता का जो है उजागर करते हैं, उनकी मानसिकता को दर्शाते हैं, ठीक है, कि कैसी उसकी मानसिकता होती है, ठीक है। तो यहाँ पे चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है, फ्रेडरिक मैक्स मूलर किस पाठ के रचयिता है? दोस्तों देखिए फ्रेडरिक मैक्स मूलर आता है, ये मैक्स मूलर जी जो थे जो जर्मनी के रहने वाले थे, और इसका जो ये पाठ के किस पाठ के लेखक हैं? तो ये जो है भारत से हम क्या सीखे इस पाठ के लेखक है। ये तो हैं जर्मनी के, बट अपने भारत के बारे में ये अपने एक कविता सॉरी यहाँ पे कहानी लिखे हैं एक, तो उसका जिसका नाम है भारत से हम क्या सीखे, ये निबंध लिखे, ठीक है, भारत से हम क्या सीखे इनका एक निबंध है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे इसको भाषण भी कह सकते हैं, भारत से हम क्या सीखे, ये भाषण ही है। चलिए यहाँ पे 9 नंबर क्वेश्चन है, मैक्स मूलर कहाँ के रहने वाले थे? दोस्तों देखिए मैक्स मूलर कहाँ के रहने वाले थे, आप लोग ऊपर ही बताए थे, ये जर्मनी के रहने वाले थे, ठीक है। राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन है, भारत कहाँ बसता है? दोस्तों भारत पूछे या फिर भारत माता पूछे, ये क्वेश्चन आपको अभी 100% कहते हैं, ये जो है आपको 10th नहीं यहाँ पे 12th में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है, और हर बार पूछा जाता है कि भारत माता कहाँ बसते हैं या भारत कहाँ बसते हैं? तो गाँवों में बसते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एकदम याद रखिएगा गाँवों में बसते हैं भारत माता, या फिर भारत कहाँ बसते हैं? तो गाँव में बसते हैं। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन है, पारसियों में धर्म का क्या नाम है? दोस्तों देखिए यहाँ पारसी एक धर्म होता है, उसमें जो धर्म का क्या नाम होता है? तो जड़ थ्रुस होता है, ठीक है, जड़ थ्रुस होता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन है, नाखून क्यों बढ़ते हैं किस प्रकार का निबंध है? दोस्तों ये जो है ललित रचनाकार है, अर्थात राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। लेखक यहाँ पे आप लोग जब पहले ही पाठ में देखते होंगे सभी पाठ का नाम, तो वहाँ पे होता होगा कोष्ट में कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, ये ललित है, ठीक है। ललित मतलब चित्रकथी है, रचनात्मक है, ठीक है, यानी ललित रचनाकार है, याद रखिएगा।
चलिए यहाँ पे 13 नंबर क्वेश्चन बढ़ते हैं। हजारी प्रसाद, यहाँ पे देखिए हजारी प्रसाद द्विवेदी किस निबंध के रचयिता है दोस्तों? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी जो है ये लिखे थे नाखून क्यों बढ़ते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नाखून क्यों बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आपको 2 नंबर में भी पूछा जाता है, तो अगर आप लोग शॉर्टकट में समझ लीजिए नाखून क्यों बढ़ते हैं, तो नाखून जो है बढ़ते हैं वो अपनी पशु प्रवृत्ति को दिखाते हैं, लोगों को दिखाते हैं कि पहले जमाने में आप क्या थे। ठीक है, ये सारे आपको बात बताते हैं जो कि आपके बुक में है, आप लोग देख लीजिएगा, या फिर आप लोग को यहाँ पे आपको सारांश सहित हर क्वेश्चन हर चैप्टर का VVI सब्जेक्टिव भी आपको इस पर जो है आपको इसी मंथ से मिलने वाला है, तो आपको मिल जाएगा वहाँ पे। अल्पज्ञ पिता कैसा जीव होते हैं? दयनीय जीव होते हैं। ठीक है, अल्पज्ञ यानी कम ज्ञान वाले पिता कैसे होते हैं? दयनीय जीव होते हैं। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन है, दधीची की हड्डी से क्या बना था? दोस्तों देखिए ये काफी इंपोर्टेंट है, आपके क्यूज के लिए भी ये क्वेश्चन जो है काफी इंपोर्टेंट है, आपको बता ही दे रहे हैं यहाँ पे। दधीची की हड्डी से क्या बना था? दोस्तों सिंपल सी बात, इंद्र भगवान का जो है वज्र बना था। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कि अगर क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि इंद्र का जो है वज्र किससे बना था, तो दधीची ऋषि के हड्डी से बना था। ठीक है, चलिए यहाँ पे 16 नंबर क्वेश्चन है, काम सूत्र किसकी रचना है? तो दोस्तों यहाँ पे याद रखिएगा सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन। ठीक है, राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हो सकता है ऐसे भी रह सकता है आपका ऑप्शन में सा ही, तब जाके आपका ये वात्स्यायन लिखा रहेगा। ठीक है, तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन होता है। इनका फुल नाम भी कभी कभी पूछा जाता है कि शाही वात्स्यायन का पूरा नाम क्या है, तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन होता है। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन है, गुणाकार मूल्य किस निबंध के रचयिता है? दोस्तों गुणाकार मूल्य जो है नागरी लिपि के जो है रचयिता है। और याद रखिएगा नागरी लिपि, अब हम लोग का हिंदी का लिपि क्या है, तो हिंदी का लिपि है जो सोनागरी है। और याद रखिएगा आपको उर्दू का क्या है, तो उर्दू का लिपि जो होता है फारसी होता है। और इंग्लिश का लिपि क्या होता है, तो रोमन होता है। एकदम याद रखिएगा, इस तीनों में से क्वेश्चन आपको कुछ भी क्यूज में रह सकता है या फिर कहीं भी रह सकता है। चलिए यहाँ पे 18 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, देवनागरी लिपि में मुद्रण के टाइप कब बने थे? दोस्तों 2 दशक पहले बने थे, यानी 200 साल पहले बने थे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि देवनागरी लिपि में मुद्रण के टाइप कब बने थे, तो 2 दशक पहले बने थे। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, नागरी लिपि कब एक सार्वदेशिक लिपि थी? यानी कब एक ये सार्वदेशिक लिपि थी? तो ये 8वीं और 11वीं सदी में थे। यानी ध्यान रखिए 8वीं सदी यानी 800 सब मतलब 1100 वर्ष पहले की ये सारी बात होगी। ठीक है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए यहाँ पे 20 नंबर क्वेश्चन है, पहले दक्षिण भारत की नागरी लिपि क्या कहलाती थी? दोस्तों यहाँ पे है पहले जो है यहाँ पे दक्षिण भारत की नागरी लिपि क्या कहलाती थी? देखिए बहुत ही सिंपल है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर जो हो जाएगा आप लोग का यहाँ पे सिद्धम कहलाता था, सिद्धम। राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए यहाँ पे 21 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन है, हिंदी के आदि कवि का नाम क्या था? दोस्तों हिंदी के आदि कवि, एकदम क्वेश्चन याद ही रखना है, सरहपाद थे। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। ये क्वेश्चन इस बार भी पूछा गया है, पिछले बार भी पूछा गया हो और इससे भी पिछले बार पूछा गया, लगातार ये 3 बार पूछा जा चुका है। हो सकता है चौथे बार में आप लोग में पूछा जा सके। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन है, बहादुर के कहानीकार कौन है? यानी बहादुर है, बहादुर कहाँ के लड़का थे? नेपाल के। तो उनके बारे में, इन्हीं के बारे में कहानी लिखा गया है, किनके द्वारा लिखा गया था? अमरकांत जी के द्वारा। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए यहाँ पे 23 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, बहादुर कैसी कहानी है? देखिए बहादुर जो है एक सामाजिक कहानी, एकदम सामाजिक, एकदम गाँव घर की बात इसमें बोला गया है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, बहादुर एक लड़का था, ठीक है, जो भैंस भी चराते थे। चलिए यहाँ पे इसलिए इसको सामाजिक कहानी माना जाता है। बहादुर अपने घर से क्यों भागा था? देखिए बहादुर अपने घर से क्यों भागा था, तो ये माँ के मार के कारण भागा था। ठीक है, और माँ क्यों इसको मारते थे? क्योंकि ये भैंसी को पीटता था बेहुदा। ठीक है, एक ये भैंसी को पीटता था, इसलिए इनकी मम्मी इनको पीटता था और इसलिए ये लड़का घर से ही भाग गया था। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे 25 नंबर क्वेश्चन, आप लोग ऐसा कभी मत करिएगा, घर से मत भागेगा कोई भी टेंशन हो तो। निर्मला कौन थी? तो निर्मला कौन थी? यहाँ पर देखिए सिंपल सी बात है कि निर्मला जो है कौन थी, तो यहाँ पे कथाकार की पत्नी थी, यानी जो है लेखक के पत्नी थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे आगे बढ़ लेते हैं। यहाँ पे 26 नंबर क्वेश्चन है, रामविलास शर्मा निम्नांकित में क्या है? रामविलास शर्मा जी क्या है? देखिए यहाँ पे 26 नंबर क्वेश्चन समझिएगा कि रामविलास शर्मा जो है निम्नांकित में क्या थे? तो ये जो है एक आलोचक थे, किसी के चीज पे ये आलोचना करते थे, आलोचक थे। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन है, परंपरा का मूल्यांकन के लेखक कौन है? दोस्तों परंपरा का मूल्यांकन के लेखक कौन है? तो याद रखिएगा सिंपल सी बात है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 27 नंबर क्वेश्चन है, परंपरा के मूल्यांकन का लेखक जो है आपका रामविलास शर्मा जी है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, रामविलास शर्मा हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे है परंपरा का मूल्यांकन निबंध किस पुस्तक से संकलित है? दोस्तों ये किस पुस्तक से लिया गया है? तो ये परंपरा के मूल्यांकन पुस्तक से लिया गया होगा। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
कि परंपरा का मूल्यांकन निबंध जो है किस पुस्तक से लिया गया है, तो परंपरा की मूल्यांकन से लिया गया। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरों की नकल कर लिखा गया साहित्य कैसा होता है। देखिए यहाँ पे नकल की चर्चा हो रही है कि दूसरों की नकल कर लिखा गया साहित्य कैसा होता है, तो वो अधम साहित्य होता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अधम साहित्य होता है। चलिए यहाँ पे 30 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे 30 नंबर क्वेश्चन है, रेफल्ले अनारदोदा की विंची और एंजोलो किसकी देन है। देखिए यहाँ पे कितना अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा घुमाया हुआ है कि रेफल ले अनारदोदा विंची और एंजोलो किसकी देन है। ये किसकी देन है, तो ये इटली की देन है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। चलिए अंतिम और लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बिरजू महाराज की ख्याति किस रूप में है। दोस्तों याद रखिएगा, जीत जीत में निरखत हूँ उस पाठ के लेखक जो है बिरजू महाराज हैं। और याद रखिएगा, इसको कैसे याद रखना है, थोड़ा ट्रिक समझ लीजिए कि महाराज जी कैसा आशीर्वाद देते हैं, तो जीते रहो, अर्थात जीत जीत में निरखत है, बिरजू महाराज जी लिखे हैं। और इसका लेखक ये जो है, इसका ख्याति किस रूप में था, तो ये नर्तकी थे, एक डांसर थे, ठीक है, जिसको नचनिया कहते हैं, ये नचनी डांसर थे, इसलिए इसका जो है ख्याति जो है नर्तकी के रूप में होता है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियो काफ़ी अच्छा था, वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। तो मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में। आप लोग